आपने पिछले सत्र में पंडित साजन मिश्र जी के गायन को सुना, उनकी ढेर सारी बातें सुनी। शिंजनी जी ने तो अपने नृत्य कला से हम सबका मन मोह लिया। वसंत के इस उत्सव को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आमंत्रित करती हूँ कवि लेखक हमारे अपने यतीन्द्र मिश्र जी को, और उनके साथ होंगी मशहूर गायिका विद्या शाह जी। यतीन्द्र जी लता मंगेशकर के जीवनीकार हैं और इसके लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। विद्या शाह जी से तो आप सब परिचित हैं, लेकिन उनके कंठ में जो मधुरता है वही तो उनकी पहचान है। दैनिक जागरण और प्रभा खेतान फाउंडेशन के इस आयोजन में आपका स्वागत है यतीन्द्र जी और विद्या जी। नमस्कार, मैं यतीन्द्र मिश्र वसंतोत्सव के इस क्रम में प्रख्यात शास्त्रीय और उप शास्त्रीय गायिका विद्या शाह जी को लेकर के प्रस्तुत हूँ। विद्या जी, जिन्होंने ख्याल की बारीकियां शास्त्रीय गायिका शुभा मुद्गल जी से सीखी और उपशास्त्रीय गायन ठुमरी दादरा गजल का चलन उन्होंने शांति हीरानंद जी से सीखा, जो स्वयं बेगम अख्तर जी की शिष्या थी। ये वसंतोत्सव का आयोजन प्रख्यात शास्त्रीय गायक गायिकाओं के साथ हम कर रहे हैं और इसका आयोजन दैनिक जागरण और प्रभा खेतान फाउंडेशन संयुक्त रूप से कर रहा है। विद्या जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार यतीन्द्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने इस शैली में मुझे शामिल किया। बसंत है ही ऐसा खूबसूरत समय कि संगीत से तो खैर जुड़ा ही हुआ है, तो शुक्रिया इसलिए कि हम भी बात करेंगे अपने संगीत के दौर के बारे में। बहुत अच्छी बात है। और विद्या जी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इन्होंने शुरुआत कर्नाटक संगीत से की थी। 12 साल की उम्र से इन्होंने तालीम ली, सीखा। और एक लड़की जब 12 साल की उम्र में सीखना शुरू करती है, अपने एजुकेशन में भी होती है, साउथ में भी बहुत बड़ी परंपरा है संगीत की, उत्तर और भारत दोनों जुड़ते हैं। वसंत, वसंत का मतलब है सरस्वती की आराधना, वसंत पंचमी, हर तरीके से विद्या की देवी और संगीत की देवी और कलाओं की देवी है, अधिष्ठात्री है, उनकी बात करना। मैं विद्या जी आपसे आपके बिल्कुल शुरुआती रुझान संगीत में आने के साथ, स्कूल में पढ़ते हुए, स्कूल में अटेंड करते हुए, किस तरह से आपने शारदा माँ को, सरस्वती को देखा, किस तरीके से वो इम्बाइब किया यंग एज में, टीन एज में, और उसकी क्या स्मृतियां हैं आपके मन मस्तिष्क? मेरी पैदाइशी जो है एक तमिलियन परिवार में हुई, साक्षात मद्रासी परिवार एक्चुअली। और जैसा कि अक्सर दक्षिण भारतीय परिवारों में होता है, कला को बहुत अहमियत दी जाती है और या तो किसी प्रकार का गायन या नृत्य शैली में ज़रूर इनिशिएट किया जाता है, खासकर लड़कियों को। और मेरे पिताजी बहुत संगीत प्रेमी थे। वो खुद उनकी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वो सीख पाते अपनी जवानी में या बचपन में। तो इसलिए वो अपनी कसर भी पूरी करना चाहते थे कि बच्चों को सिखाया जाए, और खुद बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुरीला गुनगुनाते थे वो। और चूंकि हम लोग मेरा ज्यादातर समय तो दिल्ली में ही बीता है, तो जी। हर प्रकार के संगीत से एक तरह का एक्सपोज़र रहा है हमेशा। और वो खुद भी एक तरफ से एम.एस. सुब्बलक्ष्मी हो गईं या फिर एम.एल. वसंत कुमारी हो गए या एम.डी. रामनाथन, इस तरह के दक्षिण भारतीय संगीत के जो महान हस्तियाँ थी, उनका संगीत होता था, या फिर दूसरी तरफ भीमसेन जी भी होते थे घर में और बड़े गुलाम अली खां साहब का भी संगीत होता था, या फिर तलत महमूद साहब को बहुत सुनते थे मेरे पिताजी। और लता जी का गाना तो खैर कायल ही थे वो एक तरह से। तो हर किस्म का संगीत जो था कान में हमेशा सुनने को मिलता था। और मैं मानती हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए कि इस माहौल में मेरा एक तरह से पालन-पोषण हुआ, इस तरह से मैं बड़ी हुई हूँ। क्योंकि जो जो कान में जो चीज़ बचपन में ख़ासकर डलती है, वो बहुत लंबे समय तक साथ रहती है। और इसी दौरान संगीत, मेरी मेरी एक बड़ी दीदी हैं, तो वो तो सीख ही रही थी कर्नाटिक संगीत। और तो
एक समय आया कि मुझे भी धकेल दिया गया कि चलो तुम भी बैठो। और विधिवत गुरुजी घर आते थे और मुझे बहुत क्लियरली याद है कि मंगलवार और शुक्रवार को हमारी क्लास होती थी और वो आते थे 4 बजे, खुद भी ऑल इंडिया रेडियो में आर्टिस्ट थे वो, तो वहाँ से आते थे ऑफिस से और एक माहौल था उस समय का कि वो आते थे, माँ कुछ नाश्ता खिलाती थी कि भाई ऑफिस से आया है कोई पूरा दिन का समय निकाल के, तो और उस समय फिर बातचीत होती थी कि क्या सब हो रहा है दूसरे, क्योंकि 70s 80s वगैरह उस जमाने में ऑल इंडिया रेडियो की बहुत अहमियत हुआ करती थी और ज्यादातर बड़े आर्टिस्ट लोग उसी माध्यम से रिकॉर्ड करते थे और ब्रॉडकास्ट, जैसे नेशनल प्रोग्राम्स हो गए, संगीत सम्मेलन हो गया, तो बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते थे और बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते थे वो ज्यादातर इन्हीं इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए थे, तो कई सारी बातें भी होती थी। लेकिन उस उम्र में इसकी गहराई को समझ पाना तो खैर असंभव ही था। उससे ज्यादा ये भी एक चिढ़ होती थी कि यार कहाँ बाहर खेलने जाने का समय खत्म कर रहे हैं माँ बाप और बिठा दे रहे हैं कि सीखो और रियाज करो। तो ये संगीत कुछ ऐसा है कि इसको समझने में समय लगता है, लेकिन इसके साथ लगे रहने में बहुत फायदे हैं। तो ये है कि बहुत साल पहले मैंने कर्नाटक संगीत इसीलिए सीखा, लेकिन जैसे मैंने कहा अलग अलग संगीत का हमेशा एक प्रभाव भी रहा है और एक्सपोजर भी रहा है, तो यही था। जब आप अपने बचपन को याद कर रही हैं, अपने युवावस्था को याद कर रही हैं, दक्षिण भारत में थी आप। दक्षिण भारत में सरस्वती पूजा या वसंत पंचमी को लेकर के या जी, संगीत हाँ। की महफिल को लेकर के क्या माहौल था और वो कितना उत्तर से भिन्न था, ये मुझे बताएं। मैंने जैसा आपको बताया यतीन्द्र जी, मेरा खास तो दिल्ली में ही समय गुजरा है, लेकिन फिर भी दक्षिण भारत में सरस्वती पूजा और ये जो गुरु की एक गुरु को आदर देना, इसका जो एक पूरा एक समय है वो विजयदशमी के साथ जुड़ा हुआ है। दशहरे के समय होता है और अष्टमी के दिन, नवमी के दिन सरस्वती पूजा होती है और फिर इसके तुरंत अगले दिन विजयदशमी होता है। तो उस दिन फिर हम लोग अपनी किताबें अपने साथ, जैसे तानपुरा हो गया या घर में वायलिन भी हुआ करता था, जो भी था उसकी पूजा करते थे और जरूर रियाज करते थे। और अगले दिन विजयदशमी के दिन की उसका सिंबलिज्म ये था कि भाई अपने गुरु से आशीर्वाद लो कि विजयी भव। तो विजयदशमी के दिन हम लोग जाते थे गुरुजी के पास और जरूर कोई एक नई चीज सीखते थे। तो ये था एक ट्रेडिशन हमारा। तो जब मैंने ख्याल गायकी में प्रवेश किया तब मुझे बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि एक आध साल तो मैं मिस कर गई, क्योंकि मैं रुकी हुई थी कि विजयदशमी के टाइम पे जाऊंगी और करूंगी ये। फिर मुझे समझ में आया कि बसंत पंचमी के साथ जो है सरस्वती पूजा होती है और गुरु के साथ बैठा जाता है, सीखा जाता है, साथ में गाया जाता है। और मैंने एक बड़ी सुंदर जो है सरस्वती वंदना भी सीखी थी, तो 2 लाइन उसकी सुनाती हूँ मैं आपको। शुभा जी से मैंने ये सीखी थी। जय जय जगदम्बे जगते सुख सारी, जय जगदम्बे जगत सुख सारी, जय जगदीश्वरी मातु सरस्वती, जय जग पालन हारी।
जय जगदम्बे जगत सुखकारी चन्द्रबिम्ब समवदन विराजे मालाबर गलधारी वीणा बाम अंग में सोहे अद्भुत किया तुम्हारी जय जगदम्बे जगत सुखकारी। तो ये चीज मैंने सीखी थी और अभी भी याद है क्योंकि बहुत सुंदर वर्णन है सरस्वती माँ का इसमें। बहुत सुंदर है। कर्नाटिक संगीत में जब आप निष्णात हुई और जब आपने सीखा, तो उस समय कोई सरस्वती वंदना या दुर्गा स्तुति या कुछ कर्नाटिक वर्णम पदम में कुछ ऐसा आपको आज भी हॉन्ट करता हो, भले आपने ना सीखा हो, तो किसी सीनियर आर्टिस्ट का जो आपको आज भी अपील करता हो, उसकी चर्चा करना? कृतियां तो कई सारी हैं, बहुत सारी हैं जो सरस्वती माँ की उसमें हम गाते हैं कर्नाटक में। लेकिन एक जो श्लोक हमें जो है रोज बोलना होता था, वो मैं आपको बड़ा मतलब सब जानते हैं श्लोक को, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन वो एकदम रोज याद करना होता था। 2 श्लोक हमें रोज बोलने होते थे। उसके अलावा खैर काफी कुछ सीखा भी है क्योंकि पिताजी जो है वो संस्कृत के भी विद्वान थे। लेकिन ये जो था, एक तो था वक्रतुंड महाकाय, वो रोज बोलना होता था, और दूसरा ये था कि आप भी जानते होंगे इसको जरूर। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो ये रोज होता था घर पे। इसके अलावा खैर जैसे मैंने बताया बड़ी सारी मशहूर कृतियां हैं, तो वो तो खैर जैसे एक लाइन सुनाती हूँ। सरस्वती विधि युवती संरक्षतु मां श्री सरस्वती विधि युवती बालकौश भाई। तो ये भी बड़ी सुंदर चीज है। बहुत सुंदर आपने दोनों उत्तर और दक्षिण का समन्वय बताया। मालकांस की चर्चा से दिमाग में आता है कि जब हम वसंत की बात करते हैं तो कुछ राग अपने आप अपना स्वरूप निर्धारित करते हैं, खास करके कुछ वसंत बहार, फिर वसंत बहार, फिर काफी, पीलू, और थोड़ा और अगर विस्तार करें तो खमाज और झिझोटी। तो मैं किन रागों के आप नजदीक रही, किन रागों में आपने अपना उत्सव, अपनी ऋतुएं अपने लिए, और कई बार जब आप तो खुद एक बहुत अच्छी वाग्यकार लिखती हैं, गाती हैं, कंपोज करती हैं, तो वो प्रक्रिया बताए कि कोई बंदिश चुनते समय कैसे दिमाग में आता है कि इसको फला राग में गाऊं या इसके लिए नवाचार करूं तो इस चीज खिल करके आएगी। जी, पहले तो आपसे बात करने का मजा इसलिए आता है क्योंकि आप खुद ही इतने बड़े विद्वान हैं। तो सवाल में ही इतना रस है। बिल्कुल सही कहा आपने कि राग जो है उनकी जो अपनी छवि होती है, उनका अपना जो एक दिल होता है, उनकी अपनी एक रूह होती है, और हर आर्टिस्ट का इसलिए उन रागों से एक रिश्ता बन जाता है जो उनके दिल को छूता है, जो उनके दिल में समा जाता है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तानी शैली में जो रागों का एक कैटेगराइजेशन है, समय को लेके हो या फिर मौसम को लेके हो, उसमें एक
मैं साइंटिफिक उसमें नहीं जा रही हूँ अभी, वो तो उस पे कई लोग कर चुके हैं शोध और रिसर्च और फाइंडिंग्स और थेरेपी और कई कई अलग अलग तरीकों से। बट जस्ट फ्रॉम एन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि जो जो मैं कह रही हूँ आपको, दिल को छूने वाली जो बात है, वो कुछ रागों में एकदम ऐसे बसा हुआ है। वो एक उसमें एक इंटेंसिटी, उसमें इतनी खूबसूरती से बसी हुई है कि आप जिस भी तरफ भाग लें वो उससे आप अलग नहीं हो सकते। और जैसा आपने बताया, बसंत हो गया या फिर मल्हार हो गया, ये जो चीजें हैं उससे एक खुशबू निकल के आती है एक तरह से। और वो जैसे बसंत का समय जो है वो उस राग में बसा हुआ है। वो कैसे बसा हुआ है और कैसे वो निकल के आता है, वो उस राग की ही खूबसूरती है। क्योंकि आप कुछ भी बोलिए, फूलरी बेलरिया बोलिए या कुछ भी कहिए आप बसंत को लेके, ऋतु बसंत आई बन बन फूले, जो भी आप कहें, या फूल रही सरसों सकल बन हो गया, या भगवा ब्रज देखन को चलो रही, कई सारी चीजें हैं। लेकिन वो जो एक उसका एक इमोटिव एस्पेक्ट है कि वो सुनते ही मन एक तरह से प्रफुल्लित होता है, या कुछ रंग सामने आते हैं, या कुछ ऐसे इमेजरी सामने आती है, वो कुछ रागों में बहुत स्ट्रांग है। मैं मानती हूँ बसंत उनमें से एक है। जैसे कई सारी बंदिशें जो हैं बसंत में, कहने को बहुत ज्यादा वो उनमें बहुत ज्यादा अलग कुछ ऐसा है नहीं। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं आपको गा के बताती हूँ। जैसे हुआ तो बसंत का जो एक अंग है या मेन फ्रेज है, वो ऐसा है कुछ कि मद सानी दरे सानी द पा मग मग रे सा सा मा 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 ग ग नी द सा द रे सा नी द नी द बा। इसमें नींद भी है और द रे जो एक उसका एक जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक प्रोजेक्शन है। ये सब खूबसूरतियां इसमें जुड़ी हुई है। लेकिन बंदिश के तौर पे आप देखेंगे तो कितनी वैरायटी हो सकती है। वैरायटी राग में ना होते हुए लेकिन एक्सप्रेशन में बहुत है। जैसे कि अब रामाशय जी की एक बहुत सीप सी बंदिश है कि जैसे मशहूर बंदिश तो है ही, भगवान ब्रज देखन को चलो भी भगवे में मिलेंगे कुंवर कान्ह जहाँ। ये तो सब काफी प्रचलित चीज है। अब झाजी की बंदिश है, द्रुत की बंदिश है, एक ताल में है, लेकिन उसका एक अंग ही, मतलब उसका एक फीलिंग ही बदल जाता है। जैसे चंचल चपल चतुर नार, चंचल चपल चतुर नार, बरन बरन कर श्रृंगार, नैनन मन ले तमार, नहीं चितवत एक बार, चंचल चपल चतुर नार चंचल। तो उसमें एक चंचलता आ गई, है ना। तो ये जो राग की खूबसूरती है कि उसमें ये पोटेंशियल है कि इतना ही स्ट्रक्चर है लेकिन उससे कितना खेल किया जा सकता है। कुमार जी की एक बहुत सुंदर बंदिश है, मैंने सीखी नहीं है लेकिन सुनी है उसको। कुछ ऐसे है वो, सपने में मिलती हो दिया रे सपने में। तो इसका भी एक टोटली डिफरेंट फील है, यू नो। अभी मैंने हाल में मैंने अगेन सीखी नहीं है लेकिन एक लाइन तो सुना ही सकती हूँ। ये पंडित वेंकटेश कुमार जी का मैंने सुना था। तो उसमें एक अलग ही जैसे एक मैंने गाया अभी चंचल चपल चतुर नार, पर इसमें इन्होंने द्रुत ही लय है और एक ताल की ही बंदिश है, लेकिन उसके वर्ड्स कुछ ऐसे हैं।
पशुपते गिरिजापते, पशुपते गिरिजापते, शंकर अर्धांगो, पशुपते गिरिजापते, पशुपते गिरिजापते, शंकर अर्धांगो, वामदेव महादेव, वामदेव महादेव, गंगाधर शिव पिनाक, गंगाधर शिव पिनाक, नीलकंठ शूलपाणि, पशुपते गिरिजापति। बिल्कुल ही अलग, यू नो, जी जी वर्ड के हिसाब से। तो मुझे लगता है ये काफी जो ये जीनियस लोगों का दिमाग है कि इतने खूबसूरत राग को आप, जैसे अभी आपने अलग अलग रागों के नाम लिया, बसंत जो खुद भी जैसे पूर्वी थाट का राग है, उसमें पुरिया धनाश्री भी है, लेकिन उसकी फील एकदम अलग है बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सही। हाँ, तो जैसे थाट जो है वो तो उस फैमिली से कई सारे राग जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ख्याल गायकी की ये बहुत बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत फैंटास्टिक कैरेक्टरिस्टिक है कि कुछ ही स्वरों को या उन्हीं स्वरों को लेके कितने स्वरूप दिखाए जा सकते हैं, कितने अलग हाँ उसकी एक, जैसा आप कह रहे थे, मैंने एक बनाने की कोशिश की है, अमीर खुसरो साहब की कहते हैं कि उन्होंने लिखी है। तो जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने बनाने की कोशिश की है। आज बसंत मनाले सुहागन, आज बसंत मनाले सुहागन, अंजन मंजन करो पिया मोरी, अंजन मंजन करो पिया मोरी, लंबे नहर लगाए सुहागन, मना। बहुत ही सुंदर। और रागों पे जब आप बात करेंगे, इतना सुंदर आपने बसंत गाया और खुसरो साहब की बंदिश रखी। बहुत सारे राग अलग स्वभाव अलग मूड के हैं, लेकिन बसंत या फुलवारी प्रसंग या पुष्पों का जी वर्णन, जी जी, देसी की वो जो बहुत मशहूर बंदिश है, गूंद गूंद लाओ मालिनिया फूलन के हरवा, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, हाँ गाते हैं तो एक तरीके से बसंत उठता है। और मुझे लगता है कि हर घराने में बहार को लेकर की जो दुसरा की बंदिश है, कलियन सन करता रंगरलियां, तो हाँ, मुझे ऑफ लगता कोर्स, है ये एक बिल्कुल सिग्नेचर हाँ। बना। एक आप फिर दादरा मैं आपको सुनाती हूँ, बाहर में जी नहीं है लेकिन बाहर की बात है उसमें, हाँ, और मुझे बहुत प्यारी चीज है, और इसलिए भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि एक जो चीज, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो उपशास्त्रीय संगीत में हम लोग पहले जब बात कर रहे थे कि उपशास्त्रीय संगीत में जो लोक संगीत का प्रभाव रहा है, उसका जी एक मुझे लगता है कि जैसे स्टूडेंट्स के साथ बात कर रही हूँ, तो एक जी बहुत आसान जरिया है कि उनको अपनी जो संस्कृति नाम का जो एक ब्रह्मांड है, उसके बारे में बताने के लिए ये बहुत सहज भी और खूबसूरत भी तरीके हैं, यू नो। तो जैसे जी कोई गाने में आप कोई प्रसंग ले, अभी मैं पीछे, खैर बसंत को लेके नहीं था, मैं कोई लेक्चर में कह रही थी कि मोहे पनघट पे नंदलाल तो है, लेकिन जब उसका पनघट पे आके सैया मरोड़े बैया एंड समथिंग समथिंग एंड राधा से समथिंग, वो जो गाना है, जब उसका क्या कहें, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है प्रसंग का, तो कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि अक्सर फिर लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई पनघट है क्या चीज। you know? तो ये जो जैसे दादरे वगैरह हैं या फिर ठुमरियां हैं, जिनमें ऐसे लोक संगीत या ख्याल में भी है जिनमें लोक संगीत से बोरो किया गया है, वो बहुत एक इंटरेस्टिंग
डॉक्यूमेंटेशन भी है हमारे कल्चरल हेरिटेज का, ऐसा मैं मानती हूँ। कैसे, मैं आपको 2 लाइन गा के बताती हूँ इस दादरे का, जो आपको शायद अंदाजा हो जाए कि मैं बोल क्या रही हूँ। कीजेगा वन भवन में वृषभानु की दुलारी, देखो बहार कैसी, देखो बहार कैसी, बड़गोप की कुमारी, कीजेगा वन भवन में वृषभानु की दुलारी। फूले गुलाब जूही, केसर की फूली क्यारी, फूले गुलाब जूही, केसर की फूली क्यारी, सुंदर खिली चमेली, सुंदर खिली चमेली, गेंदा फूले हजारी, कीजेगा वन भवन में वृषभानु की दुलारी। तो ऐसी चीजें जो है सिंपल, बहुत ही सुंदर और और आपने जी आप बोलिए बोलिए। हाँ। नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि बहुत बहुत सरल तरीका है गेंदा, जूही, चमेली इन फूलों के बारे में भी बताने का। एक तरीके से पूरा एक सांस्कृतिक ढंग से शिक्षित करने का मामला भी है। और जो आपने हाँ कहा लोग पनघट नहीं समझेंगे, एक पूरी हाँ, वोकेबलरी है धीरे धीरे नष्ट हो रही है। जो बिल्कुल कलेक्टिव बिल्कुल, ब्रैकेट्स का कसक मसक, हाँ गैया भिजोई चुनरी भिजोई, गरवा लगाओ हरवा। अब क्या गरवा बात है, है। हरवा है, कसक मसक है, चोली है, और तमाम तरह पनघट है, उसमें लाज की बात है। तो इतने तमाम सारे हाँ, ऐसे शब्द भी हैं जिनकी संस्कृति, जिनकी ग्रामर, जिनकी डिक्शन, वो उसकी जो बिल्कुल एक पूरी डिक्शनरी है वो संगीत के पास मौजूद है। अब उसको कहने बिल्कुल। वाले, उसको बताने वाले, उस भाषा में उस चीज को रिवील करने वाले लोग अब कम होते जा रहे हैं हाँ, उस बात करने और ये जो कनेक्शन है, जैसे आपने कहा, जो गद्य या साहित्य या पोएट्री या शायरी, जो भी आप कहिए, उसका जो संगीत के साथ जो एक गहरा कनेक्शन है, ये छूट नहीं जाना चाहिए। फिल्मी दुनिया में फिर भी उसके अलग अलग पहलू हैं। गुलजार साहब इतना खूबसूरत लिखते हैं, बड़े सारे लोग लिखते हैं, संगीत बनाने वाले भी बहुत गजब के हैं, लेकिन जो ये शास्त्रीय उपशास्त्रीय लोक संगीत की दुनिया में ये जो वोकैबुलरी की बात कर रहे हैं आप, जी इसको जी बनाए रखना शायद किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इसकी। बिल्कुल सही है। वो ममता फिल्म का गाना है जो रागमाला पे है, लता जी का गाया हुआ, हम गवनवा न हाँ जइबे को बिना झूलनी, जिसमें एग्जैक्टली, विकल मोरा क्या मनवा कहा आता है। मैंने। गवनवा हम्म, और झुल, अब ये जो है ये शब्दावली ही अब जल्दी लोग इस्तेमाल नहीं करते। वो बात अब राइट चली। हाँ। आप जैसे उस और भी बड़े परंपरा, सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि जैसे रंगरेज बहुत यूज होता है आजकल, जी जी है ना, फिल्मी गानों में, और बड़े सुंदर गाने हैं, जैसे रहमान साहब ने गाया रंगरेजा, वो जो गाना है बड़ा सुंदर है। या फिर कोई और एक फिल्म आई थी, उसमें ओ रंगरेजा रंग दरिया में, इस तरह से भी। पर रंग क्या चीज है, रंग का क्या प्रसंग है, रंग का सूफियाना कलाम में क्या संदर्भ है, क्या अहमियत है। तो ये जो और बसंत में तो खास ही है रंग का, जैसे मोहे अपने ही रंग में रंग दे रंगीले, जो है सही है। हमारी चुनरिया पिया की पगड़िया, दोनों बसंती रंग दे चुनरिया, ऐसा कुछ है उसमें। तो ये जो सब कॉन्टेक्स्ट है, और मुझे लगता है कि क्योंकि मैं इस बात से काफी चैलेंज भी हूँ और काफी इंटरेस्टेड भी हूँ कि किस तरह से इसको और एक्सेसिबल बनाया जाए, और ताकि ये जो एक पूरी एक जो सांस्कृतिक जो एक परत है, एक धारा जो है, ये खत्म ना हो जाए किसी तरह से। बिल्कुल सही। आपने एक बड़ा लंबा काम किया है विमेन और रिकॉर्ड पर, और तमाम सारी बाइकों को करके, उनके रिकॉर्ड्स को लेके, उनके पुराने सिलेंडर के दौर से लेकर के, और बाद में स्पूल टेप्स, और फिर 78 आरपीएम, फिर सब पे बात की है। कोई ऐसी गायिका, कोई ऐसी बाई जी का काम जो बसंत को लेके, जो फाग को लेके, जो कोई ऐसी बंदिश को लेके है जो आपको बहुत रिवीलिंग लगता है और आपको लगता है कि उसकी चर्चा करनी चाहिए, उस पद को गाना चाहिए? हम्म, एक तो बहुत ही पुरानी चीज है, खैर मेरा तो ये है ही, मैं पुरानी चीजों में शायद ज्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ, पर एक ज्यादा ही पुरानी चीज है। एक तवायफ थी, 18th सेंचुरी की बात है, और हैदराबाद में थी ये, और जी उनका नाम था महलका बाई चंदा। ऐसा जी कहा जाता है कि
कि औरतों में पहली उर्दू दीवान उन्हीं के नाम है। जी उन्होंने ही लिखी थी पहली चीज, पहला दीवान। उनके एक्चुअली गुजरने के बाद इसको संकलित किया गया था, पर है ऐसा एक दीवान जो उनकी ही राइटिंग्स की कलेक्शन है। और उसमें उन्होंने मैंने देखा कि ये गजल उन्होंने बसंत पे लिखी है और कई सारी चीजें, लेकिन वो लहजा जो है वो दक्कनी है। जी बसंत आई है, मौज गुल सहबा है, ऐसे कुछ है वो। बड़ी सुंदर चीज है वो जो लिखी है, वो है। लेकिन और करीब आप आए तो जो ग्रामोफोन पे जिन बाइयों ने गाया, मालका की भी कोई आपको एक दो लाइन सुनाई जा सकती है। आप समय हो तो, मतलब मैं जी जी बिल्कुल। बसंत तो खैर हमने काफी गाया अभी, लेकिन एक और उनकी चीज है जो मैं, एक सेकेंड आप दें तो, हाँ, दो लाइन गा के सुनाती हूँ। गजल है, दीवान का नाम था गुलजार मालका, मुझे याद नहीं जी आ रहा था पर अब याद आया। जी खैर इंसिडेंटली, पर ये जो है एक गजल है, इसकी खैर इतनी पुरानी चीज है तो कोई तर्ज तो थी नहीं, तो मैंने अपने हिसाब से कुछ बनाया है उसको। दो लाइनें आपको सुनाती हूँ। हम्म, दिल में मेरे फिर ख्याल आता है यार, दिल में मेरे फिर ख्याल आता है यार, कोई दिलबर बेमिसाल आता है यार, आता है यार, आता है यार, कोई दिलबर बेमिसाल आता है यार, तुम सिवा चंदा के दिल में याली, तुम सिवा चंदा के दिल में याली, किसकी अजमत का जलाल आता है आज, किसकी अजमत का जलाल आता है यार, आता है यार, कोई दिलबर बेमिसाल आता है यार। बहुत ये वाला। बहुत एक परंपरा और है शांति हीरानंद जी की, जैसे बेगम साहिबा से जुड़ती है, बेगम साहिबा से जुड़ती है। दादरा की तो बात हमने की, होली छूट रही जी है जी और का जो उन्वान है, जो सबसे उसका पीक है, वो होली है, डफ की होली जी है और बिल्कुल। तब की होली है, हाँ रस्सी। तो बिल्कुल काफी राग है वहां पे। तो मैं चाहूंगा कि बिल्कुल। होली को चर्चा करके हम इस बात को ये समय इतना सुंदर है, होल बसंत, बसंत से जो शुरू होता है वो चैती में जाके जो खत्म होता है, ये समय मतलब संगीत के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल भरपूर आनंद है इसमें। अच्छा, होरी एक बंदिश की ठुमरी है, जी पंडित रामाशय झा की ही है, तो उसकी दो लाइनें आपको सुनाती हूँ। मोह पे ऐसो रंग जी न डारो,
सो रंग जीन डारो तो लिपट अनाड़ी हो खेलारी बनवारी मुँह पे सो रंग जीन डारो तो निपट अनाड़ी हो खेलारी बनवारी मुँह पे सो रंग जीन डारो सब कोई खेले लाल गुलाल सो सब कोई खेले लाल गुलाल सो राम रंग जब है खेल तिहारी ओ बिहारी मैं तो वारी तो पे तन मन मेरो मन हारी ओ बिहारी मो पे सो रंग जीन डारो मो पे सो रंग जीन डारो जीन बहुत सुंदर विद्या। हम जितनी बात बसंत की, होली की, चैती की और जीवन में उल्लास की, कुछ भी नया होने जी की, वो हमेशा भारतीय परंपरा में, कलाओं में, संस्कृति में ये सबसे सुंदर बात है कि वो जी नवोन्मेष की बात है, वो इनोवेशन की बात है। वाह और हर जी दिन उपज, जो हमारे यहाँ शास्त्रीय कलाओं में उपज की बात है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बसंत उपज लेकर के आता है और उसी क्या उपज बात को है हम जीवन भर उसका संवर्धन करते रहते हैं। मैं जी चाहूंगा जी कि जी समाप्त पर आप अपने अपने क्लोजिंग रिमार्क दें बसंत को लेकर के, होली को लेकर के और इस पूरे बसंतोत्सव को लेकर के, और जो नए बच्चे संगीत सीख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए और अपनी परंपराओं का और खास मौसम का आह्वान संगीत कैसा होना जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा केतान फाउंडेशन को कि इस तरह की एक श्रृंखला वो कर रहे हैं। अनंत विजय जी को बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद यतीन्द्र जी की इस तरह की एक अ, थोड़ी अच्छी गंभीर बातें हो सकती हैं तो मुझे तो बहुत मजा आता है। मैं समझती हूँ कि ये जो बसंतोत्सव महाराज जी के लिए महाराज जी के की तरफ से के लिए एक ट्रिब्यूट है, ये मुझे बहुत ही मतलब और भी अच्छा लगा कि मुझे इसमें जोड़ा गया है, क्योंकि हालांकि मैं मेरा कथक से कोई ऐसा इस तरह से कोई रिश्ता नहीं, मैं कभी सीखी नहीं हूँ, हालांकि मैंने गाया है और कंपोज भी किया है डांसर्स के लिए। महाराज जी से मेरी एक दो बार मुलाकात हुई जब मैंने वो विमेन ऑन रिकॉर्ड प्रोजेक्ट किया था, ग्रामोफोन प्रोजेक्ट किया था, उनसे मैंने इंटरव्यू किया था क्योंकि उनका एक बहुत लंबा रिश्ता है इस पूरी दुनिया से, रिश्ता था। और उन्होंने मुझे बहुत सुंदर दो तीन चीजें कही और उनमें से एक जो मुझे बहुत मेरे दिल के साथ मेरे दिल में रही है वो बात, और वो ये है कि उन्होंने मुझे एक बार कहा, ये मुजरा का मतलब क्या होता है? सब लोग इसका कुछ भी मतलब निकाल के कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या सब इसके अलग अलग मीनिंग्स निकाल देते हैं। है क्या ये कि आप अपने ऑडियंस को एक तरह से आप अपने ऑडियंस के साथ एक रैपो बना रहे हैं, एक रिश्ता बना रहे हैं, नमन कर रहे हैं अपनी कला को, अपनी। तो जिस तरह से उन्होंने मुझे समझाया कि कोई भी एक रचनात्मक सेटिंग जो है उसमें जो एक उसकी एक अपनी जो एक रेस्पेक्ट है उसको कभी खत्म नहीं करना चाहिए, उसको कभी ट्रिवियलाइज नहीं करना चाहिए, हल्का नहीं कर देना चाहिए उसको। और वो आप किसी भी तरीके से आप उसमें गहराई लेकर आ सकते हैं, उसको उसका निरादर नहीं कर सकते। और ये मुझे लगा कि यही एक जो जीनियस था ना उनके उनके एक एक्सप्रेशन में, वो शायद इसी डेडिकेशन से आता है। और यही बात आप एम एस सुब्बलक्ष्मी के संदर्भ में देख सकते हैं, आप लता जी के संदर्भ में देख सकते हैं। ये जो एक रिस्पेक्ट वाली बात है ना,
ये बहुत जरूरी है, और इसी वजह से आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे क्रिएटिविटी में, आप उसके साथ तल्लीन हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो यही ये जो मास्टर्स हमारे साथ जो रहे हैं और अफसोस जो जा रहे हैं, उनकी यही खासियत थी, और उस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए किसी आर्टिस्ट को, मुझे ऐसा लगता है। और यंगर जनरेशन के लिए क्या, मैं तो अक्सर बातचीत करती ही रहती हूँ थ्रू लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, थ्रू लेक्चर्स। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिज्ञासा तो है, पर एक मन में कुछ एक कंफ्यूजन है कि शायद ये बहुत बहुत ज्यादा इंटेंस है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, मुझे नहीं समझ में आएगा, बहुत स्लो है। तो कहीं ना कहीं जो पेट्रन्स हैं, whether it is the government or whether it is foundations like the Prabha Ketan Foundation, कहीं ना कहीं हम लोग इस बात की जिम्मेदारी ले सकते हैं, या हमें लेना चाहिए, या आर्टिस्ट को जोड़ना चाहिए कि ये जो सब एक थोड़ी बहुत मिसकंसेप्शंस इनको कह सकते हैं, इनको अनपैक करना चाहिए। कम से कम इस लेवल पे बेशक सीखने की इच्छा ना हो, कम से कम अप्रिशिएट करने की एक इच्छा भी हो जाए यंगर जनरेशन में, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत ही सुंदर जी। और आपने जो बात कही, मुझे लगता है कि अवध की जो तवाइफी गजल और जो महफिलों का मामला था, यहाँ के डायलेक्ट्स में मुजरा नमस्कार करने को, आदर देने को कहते थे। और पुराने अवध जब खतों की ताबत होती थी तो लोग चिट्ठी लिखने से पहले खत में लिखते थे सादर मुजरा, तो उसका मतलब ये होता था क्या बात प्रणाम जी, ये एक तरह से नमन करना, प्रणाम करना। हाँ, कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर बातचीत रही विद्या जी के साथ। विद्या जी, आपका बहुत आभार, धन्यवाद कि आप बसंतोत्सव के इस आयोजन से जुड़ी, और जैसा कि समय सीमा के अनुसार हम लोग चले और आपने अपनी कलाओं को दिखाया। मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा जो हमसे जुड़े हैं, प्रभा केतान फाउंडेशन और दैनिक जागरण के संयुक्त कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप इसके बाद निकल के जाएं और तमाम सारे बड़े कलाकारों के, बंदिशकारों की चीजों को यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करके सुने, देखें, और भले उसमें सीखने के लिए ना निष्णात हो, लेकिन उसे सराहें, एक सराहने की दृष्टि पाएं, और आपको लगेगा कि भारत की इन प्रदर्शनकारी कलाओं में, इन परफॉर्मिंग आर्ट्स में कितना रस भरा हुआ है, और आज भी ये बहुत मॉडर्न है, बहुत कंटेम्प्रेरी है। बहुत धन्यवाद विद्या जी, आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ अपरा कुच्छल। कविता के बिना वसंत की बात बेमानी होगी। हिंदी कवियों ने वसंत पर कितनी सारी कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं में कहीं प्रेम के चटक रंग है, तो कहीं प्रकृति का सलोना रूप देखने को मिलता है। प्रभा खेतान फाउंडेशन से जुड़ी एहसास वुमेन ने हिंदी के कुछ मशहूर कवियों की कविताओं को चुना है, और आज आपके साथ वो सब इन्हें यहाँ साझा करेंगी। इस सत्र में हमारे साथ जुड़ेंगी एहसास वुमन ऑफ देहरादून पूजा मारवा जी, और साथ में एहसास वुमन ऑफ बिलासपुर गरिमा तिवारी जी। तो गरिमा तिवारी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके आज कवि कौन है, किसकी कविता पढ़ेंगी, और फिर जाएंगे पूजा जी के पास। तो आपके कवि का क्या नाम है? मैं हरिवंश राय बच्चन जी की यहाँ पे कविता पढ़ने जा रही हूँ, और उन्होंने बहुत ही सुंदर, ये कविता मेरे दिल के काफी करीब है। उन्होंने लिखा है, बसंत ऋतु तो आ गई, लेकिन उसके सारे लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन कुछ एक है जो बसंत ऋतु में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे समझूं कि ऋतु का आगमन हो चुका है। ये उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। क्या बात है। और पूजा जी, आपके कवि कौन है? मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बहुत मशहूर कविता अभी ना होगा मेरा अंत पढ़ूंगी। फॉर मी बसंत पंचमी सिग्निफाइज लाइफ, अ न्यू लीज टू लाइफ, एंड वो उन्होंने अपने इस कविता में बहुत सुंदर से कैप्चर किया है। सो वो मैं पढ़ने जाऊंगी। क्या बात है। देहरादून बहुत ही सुंदर शहर है, और मुझे लगता है कि उस समय वसंत में तो पर्टिकुलरली ये और भी बहुत सुंदर, पूरी बहुत ज्यादा फूलों से सज जाती होगी। जी जी बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। तो पूजा जी, आपको आमंत्रित करना चाहूंगी आपकी कविता पढ़ने के लिए। शुक्रिया। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत।
अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां, निर्मल कोमल गात, मैं ही अपने स्वप्न मृदुल पर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का तो यह है प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु, है जीवन ही जीवन। आगे पड़ा है सारा यौवन, स्वर्ण किरण के लालों पे बहता रे बालक मन। मेरे विकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, बहुत ही सुंदर। और जैसे कि गरिमा जी ने बताया कि वो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता सुनाना चाहेंगी जी। बिल्कुल मधु का मेल कराने वाले कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो आपको आमंत्रित करना चाहूंगी गरिमा जी बिलासपुर से। बोरे आमों पर बोराए भौर न आए, कैसे समझूं मधु ऋतु आई। बोरे आमों पर बोराए भौर न आई, कैसे समझूं मधु ऋतु आई। माना अब आकाश खुला सा और धुला सा, फैला फैला नीला नीला। बर्फ जली सी पीली पीली दूब हरी फिर, जिपर खिलता फूल फबीला। तरु की निवारण डालों पर मूंगा, पन्ना और दखिन हटे का झकझोरा। बोरे आमों पर बोराए भौर न आए, कैसे समझूं मधु ऋतु आई। माना गाना गाने वाली चिड़िया आई, सुन पड़ती कोकिल की बोली। चली गई थी गर्म प्रदेशों में कुछ दिन को, जो लौटी हंसों की टोली। सजी बजी बारात खड़ी है रंग बिरंगी, किंतु न दूल्हे के सिर जब तक मंजरियों का मोर मुकुट कोई पहनाए, कैसे समझूं मधु ऋतु आई। बोरे आमों पर बोराए भौर न आए, कैसे समझूं मधु ऋतु आई। डार पात सब पुष्प पीत पुष्प में कर लेता, अमलताश को कौन छिपाए। सेमल और पलाशों ने सिंदूर पताके नहीं गगन में क्यों फहराए। छोड़ नगर की सकरी गलियां घर दर बाहर आया, पर फूली सरसों से मीलों लंबे खेत नहीं दिखते पैराए, कैसे समझूं मधु ऋतु आई। बोरे आमों पर बोराए भौर न आए, कैसे समझूं मधु ऋतु आई। प्रातः से संध्या तक पशुवत मेहनत करके चूर चूर हो जाने पर भी, एक बार भी 3 सैकड़े 65 दिन में पूरा पेट न खाने पर भी, मौसम की मदमस्त हवा पी जो उठते हैं मतवाले पागल, उनके फाग राग ने रातों रखा नहीं जगाए, कैसे समझूं मधु ऋतु आई। बोरे आमों पर बोराए भौर न आए, कैसे समझूं मधु ऋतु आई। शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर गरिमा जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि वसंत को आप एक शब्द में क्या डिफाइन करना चाहेंगी, कैसे डिफाइन करेंगी, तो क्या रहेगा वो शब्द। बसंत जिसे छू जाए। एक शब्द, एक शब्द। पूजा जी खुशबू। आपके पास भी आऊंगी मैं। खुशबू। खुशबू, क्या बात है, मेरे भी दिमाग में वही शब्द आ रहा था जी। पूजा जी। लव। लव, क्या बात है। तो देखिए हमने निराला जी से लेकर हरिवंश राय बच्चन जी तक कितने वेरिड इमोशंस थे इन कविताओं में। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा मारवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा तिवारी जी, आपका इस सत्र में शामिल होने के लिए। थैंक यू। शुक्रिया जी। कविताएं और जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ वसंतोत्सव में।